स्वागत है आप सबका। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, इस बात को लेकर सब हामी भरते हैं, सब कहते हैं, सब मानते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि IMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को याकूब मेमन में उसका गुनाह नहीं, सिर्फ उसका मजहब नजर आ रहा है। वो मुंबई के उस गुनहगार की पैरवी कर रहे हैं जिसे उसके गुनाहों के लिए फांसी की सजा दी जाने वाली है। और हमसे बात करने के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उनसे हम बात करें, उनके पास जाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। एक अंदाजा आपको देते हैं जो आपको उनके बयान से मिलेगा। जो बेन सिंह के कातिल हैं, रजोना, बलवंत सिंह रजोना, याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजोना जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजोना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजोना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। असद साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर एक बार फिर। जी, आपकी आधी बात बहुत अच्छी लगी, आधी बात समझ में नहीं आई ओवैसी साहब। जब आपने ये कहा कि सब आतंकवादी हैं, सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर इसमें मजहब को भी आप ही ले आए। आपको वाकई लगता है कि मजहब के नाम पर बेइंसाफी हो रही है याकूब मेमन जैसे आदमी के साथ? सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात को समझाना चाह रहा हूं जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, जो आप लोग डेलिबरेटली नहीं दिखा रहे हैं। वो ये है कि मैंने याकूब मेमन को बेकसूर करार नहीं दिया। मैंने कहा याकूब मेमन पर मुकदमा चला, कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, इज्जत करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जो सवाल उठाया है, क्या बेन सिंह के कातिल को जो बचाया जा रहा है, क्या वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बचाया जा रहा, जबकि कोर्ट ने फैसला दिया उसको फांसी दो? क्या राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट ने फैसला दिया फांसी दो, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने उसको डिले किया, डेलिबरेट डिले किया? तो कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। बात हो रही है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, बात हो रही है कि नीयत में खोट है उन रूलिंग पार्टीज़ की जो बचा रहे हैं इन लोगों को। मैंने ये सवाल उठाया। और तीसरी बात यह है कि मेरा जो तकरीर के जो अल्फाज थे, मैंने अपने तकरीर में फर्स्ट पोस्ट एडिटर जनाब जगन्नाथ साहब के आर्टिकल का हवाला दिया जिसमें उन्होंने भी ये बात कही थी। चौथी बात यह है कि कल मिस्टर बी रामन का, जो हिंदुस्तान के रॉ के चीफ हैं, पाकिस्तानी डेस्क के इंचार्ज थे जी, और याकूब मेमन को लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो अपने आर्टिकल में कहते हैं उस दुनिया में नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे मायानाज सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहा है। वो कहते हैं कि याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या अब आप बी रामन साहब पे भी शक करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी शक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इन बातों पर एक करके बात जो रॉ का हेड था, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आप इंडियन एक्सप्रेस में उनका वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है। मेहरबानी तो पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है। ये नहीं कह रहा है कि याकूब मेमन, क्या आपने उस आर्टिकल में ये पढ़ा है ओवैसी साहब? बी रमन साहब ने ये भी लिखा है कि इसमें रत्ती भर शक नहीं है, रत्ती भर शक नहीं है कि याकूब मेमन और उसके परिवार का हाथ नहीं था तंबाकू में। सुने नहीं आ रहा है क्या मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हाँ। मैं आपके इत्तला के लिए फिर से दोहरा रहा हूं कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हमको मंजूर है। बिल्कुल। याकूब, क्या मैं कह याकूब मेमन मुलविस नहीं, मैं कह रहा हूं। हाँ, आप मानते हैं कि वो आतंकवादी है? लेटर आप पढ़े, आप मानते हैं कि वो आतंकवादी है? या बिल्कुल, याकूब मेमन का लेटर पढ़े आप, जो स्क्रॉल इन में छपा था ज्योति पुनवानी के आर्टिकल में। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप इस बात को मानते हैं ना कि याकूब मेमन ने बम धमाके किए, उसमें शामिल था, वो आतंकवादी है? इन्वॉल्वमेंट है।
है। याकूब मैंने कब तो ये कहा बात कि यहीं नहीं क्यों है? नहीं खत्म हो जाती है असद साहब? ये बात यहीं क्यों नहीं खत्म तो हो आप जाती क्यों कि बुला एक रहे हैं आतंकवादी है, आप क्यों उसको बुलाए उसकी मुझे? सजा मिलनी चाहिए? अरे भाई साहब, फिर बेअंत सिंह के कातिल को सजा क्यों, फांसी क्यों नहीं देते? बेअंत सिंह के बाबरी मामले मस्जिद में को शहीद कर, बाबरी बात सुनिए, जब वो आप सजा लोग रोकी जो है गई ना, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए। बाबरी अच्छा। मस्जिद को शहीद होकर 26-27 साल हो गए। जिन पर इल्जाम लगाया गया है, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है। और श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि ओरिजिनल सिन ये है बाबरी मस्जिद को तोड़ना, शहीद करना। क्या उन लोगों का क्लोजर नहीं होगा जो दिसंबर 92 में और 93? आप दोनों बातों को क्यों मिला रहे हैं? मुझे ये 900 समझ में नहीं आ रहा, आप दो मुद्दों को क्यों मिला रहे हैं? जिनको मारा गया उनका क्लोजर नहीं होगा? आपकी बात यहां और बिल्कुल आप लोग सबसे बड़ी नाइंसाफी ये कर रहे हैं हाँ। कि एक टेररिस्ट वाक़े को आप बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, बेअंत सिंह के कत्ल को कम दिखा ये रहे हैं। आपका बहुत बड़ा राजीव गांधी का ये कत्ल, आप बेअंत असद सिंह साहब का बहुत कत्ल, नाइंसाफी कर रहे हैं ये बम्बई बात का कहकर। बम ब्लास्ट, सब उन उस लोगों ने तारीख में किया जो हिंदुस्तान के दुश्मन है। जब राजवाना को सजा नहीं दी गई, फांसी की तारीख तय होने के बाद उस रोज के अगले दिन के अखबार आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं, उस तब के टीवी बुलेटिन आपने भी देखे होंगे, हमने भी किए हैं। एक आदमी मुझे बता दीजिए जिसने उसकी मजम्मत नहीं की थी, जिसने ये नहीं कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। तो हम भी ये हमने भी किया। उसको फांसी क्यों ये नहीं सबने मिलती? किया। फांसी क्यों नहीं मिलती फिर उसको? अगर तब गलत हुआ तो फांसी आज आप क्यों नहीं वही मिलती? गलती करेंगे? आज आप वही गलती नहीं कर रहे हैं? फांसी क्यों नहीं मिलती? अरे भाई साहब, मैं क्या रोक रहा हूं? मैं क्या कोई रूलिंग पार्टी हूं? मैं क्या कोई असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया? मैंने कोई जाकर उस वक्त के वजीर आजम से भीख मांगी कि क्या रजोना को फांसी पर मत चढ़ाओ, लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा? असदुद्दीन ओवैसी इतनी रिसर्च से बोलते हैं, आपकी रिसर्च से ये चीज कैसे गायब हो गई असद साहब कि राजवाना का मामला अभी राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है मर्सी पिटीशन के तौर पर? क्या मर्सी पिटीशन के तौर पर? क्या पंजाब के असेंबली रेजोल्यूशन पास नहीं किया? क्या उसकी तरफदारी नहीं की? फिलहाल क्या रूलिंग पार्टी स्टेट की तरफदारी नहीं की उसकी? क्या याकूब मेमन, क्या आप ये क्यों नहीं बोलते कि क्यों तरफदारी की? क्या तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है उन 3 कातिलों को, राजीव गांधी के? अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप वही गलती क्यों दोहराना चाहते हैं? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर एक आतंकवादी का साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है तो असदुद्दीन ओवैसी वो क्यों करना चाहते हैं? सवाल कर रहा हूं मैं, मुल्क के सामने एक सवाल कर रहा हूं कि इंसाफ का तकाजा यह है कि सबको फांसी मिले, एक को नहीं सबको मिले, सबको दीजिए फांसी। आप सिर्फ इतनी बात कहें तो ये बात बहुत वाज़ेह मालूम पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है सुनकर, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप इसको जो रंग देते हैं, आप जानते हैं उससे कितनी कड़वाहट पैदा होती है? क्या करवाहट पैदा हो रही? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, करवाहट पैदा नहीं हुई आपके दिल में? बंबई के रोडों पर नंगा नाच किया गया, करवाहट पैदा नहीं हुई आपके सीने में? तकलीफ पैदा नहीं हुई? बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, आप पे करवाहट पैदा नहीं हुई? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले 26 साल से आजाद घूम रहे हैं, आप में करवाहट पैदा नहीं होती? कर्नल पुरोहित, साध्विया प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद पर बेल मिल जाती है, करवाहट पैदा नहीं होती? सीने में तकलीफ नहीं होती? अभी कभी आप कहते हैं, असद साहब एक बात बताइए, या तो आप एक फैसला कर लीजिए कि आप अगर अदालती बात करेंगे तो अदालती बात होगी। ठेकेदार बने हुए हैं मीडिया में बैठकर, जब आप ये कहते हैं आप ही नेशनलिज्म को जानते हैं, आप हम पे लाख तोहमत लगा लीजिए तो कम्युनल हो गया। आप हम पे लाख तोहमत लगा लीजिए, आप पहले ये फैसला तो कीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं अदालत के फैसले के साथ हूं, मैं अदालत की बात मानता हूं, तो फिर आप अदालती बात मत लाइए बीच में। ये सारे मामले मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और कुछ खत्म भी हो गए। या तो अदालत की बात मानिए, ये कहिए कि अदालत भी बेइंसाफी करती है। आप मानते हैं क्या ऐसा? फिर अरे आप लोगों को एक वहम पैदा हो गया दिमागों में। अदालत ने फैसला दिया रजोना के बारे में फांसी क्यों नहीं देते, अदालत ने फैसला दिया राजीव गांधी का क्यों डिले किए, अदालत ने फैसला दिया कोडनानी बजरंगी के बारे में अपील क्यों नहीं करते, राजीव गांधी के तीनों हत्यारे, राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा सुप्रीम कोर्ट ने कम की है। असद साहब, राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा को उम्र कैद में तब्दील सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में? आधा सच क्यों बोलते आप? पूरा सच बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा कि हो रही है आपको राजीव गांधी के कातिलों से। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं पूरी बात बताने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी मर्सी पिटीशन का फैसला होने में 11-13 साल लग गए, इसीलिए इनको उम्र कैद अब होनी चाहिए। आर्टिकल 74 पढ़िए। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट विल बी गाइडेड बाय द रूलिंग बाय द MHA। डिले किसने किया बताइए? क्या रूलिंग पार्टी से डिले नहीं किया? क्या उनकी गलती नहीं है? आप कोर्ट को क्यों दोष दे रहे हैं आप? तो वही सियासत आप चाहते थे कि याकूब मेमन के साथ भी हो।
क्या सियासत? अगर सियासत नहीं है, मैं हक की बात कर रहा हूं। आप सियासत नहीं कर रहे, कर रहा हूं, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सियासत नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो वैसी साहब? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप क्या चाहते हैं? मैं कोई गाने वाला आप नहीं क्या हूं, ऐसी बात करूं कि आपके कानों को सुकून मिले या आपके कलेजे को सुकून मिले। आप मुझे ये बात बताइए, ऐसी बात करूंगा जो आपको तकलीफ पहुंचेगी, हक है वो, आपका हक बोलना। आपका कोई नहीं छीन रहा, गलत बात कह रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या आप ये चाहते थे कि बाकी मामलों की तरह जिनके उदाहरण आप दे रहे हैं उन्हीं की तरह याकूब मेमन का मामला भी राष्ट्रपति के पास, होम मिनिस्ट्री के पास मर्सी पिटीशन के तौर पर सालों साल लटकता रहे? उन 257 शहीदों के परिवारों को जो मारे गए, जो बेगुनाह थे, उनके परिवारों को कभी इंसाफ ना मिले, ये चाहते थे आप? ये मामला लटकता रहे अभी और 2 डिकेड और दशक और? यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ, यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ। उनके साथ वो 900 लोग जो मारे गए बंबई में, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 92 लोग जो गुजरात में मारे गए, इंसाफ उनको मिलना चाहिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इंसाफ बेन सिंह के खानदान को मिलना चाहिए। इंसाफ मुल्क के वजीर आजम को मारने वालों को, जिनको राजीव गांधी से मोहब्बत थी, उनको भी इंसाफ चाहिए। आप सिर्फ 250 लोगों की बात, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आपने अभी हवाले जितने भी दिए हैं असद साहब, मैं फिर वहीं ला रहा हूं आपको। अगर किसी गलती की वजह से, कुछ लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, मैं तो मान रहा हूं और कह रहा हूं, अगर किसी सियासी कमजोरी या लालच की वजह से गलत फैसले होते आए हैं तो आप चाहते हैं कि वो गलतियां दोहराई जाएं आगे भी? ये आपकी सियासत नहीं तो क्या है? अगर होती है ना, सुनिए सर, अगर कोई आदमी गलती करता है इंडिया टीवी में तो वो गुड फेथ में गलती करता है, उसको माफ कर देते। जो गलती डेलिबरेट करता है उसको आप नौकरी पर रखते हैं, उसको सैक करते आप। बताइए मुझे आप। जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए। गुड फेथ में अगर गलती होती है तो कोई समझ सकता है ये डेलिबरेट गलती है, आंख बंद करके गलती की जाती है, डिले किया जाता है डेलिबरेटली। स्टेट की रूलिंग पार्टी सपोर्ट करती है कातिलों को। बाबरी मस्जिद का मुकदमा 27 साल से चलता है, खत्म क्यों नहीं होता? मैं आप असद साहब एक बात ये बताइए कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आहत इस बात से हैं कि बाकी इतने पुराने मामले चलते रहे, उनमें कभी सजाएं नहीं हुई, याकूब मेमन को क्यों सजा हो रही है? याकूब मेमन के गुनाह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको उसके अंदर ये नजर नहीं आया कि किस हद तक ये आदमी मुलव्विस था? आप बता सकते हैं कि याकूब मेमन के बारे में, उसके गुनाह के बारे में आपकी मालूमात है कि नहीं है? नहीं, आपके उतना तो मैं इल्म नहीं रखता, आपके उतना तो काबिल नहीं हूं, मैं जाहिल आदमी हूं मेरे भाई। आपके पास तो हर चीज़ है, मेरे पास थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो ये है कि कोर्ट ने फैसला किया। कोर्ट के फैसले में ये बात सामने आई, बी रामन साहब ने कहा कि हमने उसको लाया। मुझे ये मालूम कि 7 लोग मेमन ख़ानदान के हिंदुस्तान को आते हैं तो बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तो नहीं आ सकते। अगर एक ललित मोदी लंदन से पुर्तगाल जाता है तो उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती। 7 खानदान के लोग अगर दुबई से हिंदुस्तान को आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तो नहीं आए होंगे ना। इतना तो मुझे इल्म है, शायद हो सकता है कि आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। नहीं, आप क्योंकि बार बार आपने अभी बहुत बार ये कहा ना कि अदालत का फैसला, तो हम मानते हैं तो अदालत का फैसला है और याकूब मेमन को ही सजा हुई ना। अदालत का 11 लोग थे ना सर, 11 मौत की सजा 11 लोगों के लिए मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 1 को दी है, 1 को। सुनिए, बी रामन साहब ने अपने आर्टिकल में क्या कहा कि प्रोसिक्यूशन ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने नहीं रखे। किसकी गलती है ये? बी रामन साहब कह रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बड़ी मेहनत की सीबीआई और आईबी के ऑफिसर्स के साथ, अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उनको शाबाशी दी, ठीक, तुमने अच्छा काम किया। वो कह रहे हैं, तो आप ये कह दीजिए ना, उसकी अहमियत नहीं है आपकी नजर में। आप 2 दलीलें मिक्स कर रहे हैं, 2 दलीलें मिक्स कर रहे हैं। आप ये कह दीजिए कि इसके साथ याकूब मेमन को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि इसका मुकदमा ठीक तरीके से नहीं लड़ा गया, ये एक बात है। जब आप कहते हैं याकूब मेमन को फांसी पहले इसलिए नहीं क्योंकि ये मुसलमान है, तो ये दूसरी अलग बात है सर। नहीं, मैंने 2 अलग बातें कह रहे हैं आप। झूठ कह रहे हैं आप झूठ कह रहे हैं और लोग समझते हैं इस बात को। मैंने याकूब मेमन के मामले को मुसलमान से नहीं जोड़ा। मैं तो कह रहा हूं कि जो दहशतगर्द है वो ये भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द है।
क्या आपकी तकरीर के अल्फाज अभी आप जो सबको आपके सुनने वालों को सुना है, क्या आपने नहीं सुना उसको? अफसोस हो रहा है मुझे। नहीं, मैंने आपका बयान अभी दुनिया को सुनाया ना, जिसमें आपने कहा, आपका बयान था ना, पब्लिक स्पीच थी सर वो। जब ये दहशतगर्द है तो वो भी दहशतगर्द है। उर्दू में दहशतगर्द के माने टेररिस्ट के होते हैं। अच्छा ठीक, मुझे पता है असद साहब आपको भी कहीं जाना है। मैं जाते जाते फिर आपसे एक सवाल बस इतना पूछना चाह रहा हूं। ये बात आप कह चुके हैं शो में एक बार, लेकिन ये सब लोग सुन लें, और आपके लिए मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि सब लोग आपके मुंह से इस बात को सुने। आपने जो भी कुछ बातें की हैं याकूब मेमन के बारे में, उस सब के साथ आप मानते हैं इस बात को कि वो एक आतंकी है? सर, आप जब इस तरह कहते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा, सर आप प्लीज मुझे डराइए मत। मैं किससे डरने वाला नहीं हूं सिवाय अल्लाह के। मैं नहीं डरता हूं सर किसी से। आप ऐसा मत कहिए मेरे लिए बेहतर, मेरे लिए क्या बेहतर होगा आपको कौन डरा सकता है वजीर साहब? मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कंफ्यूजन है, सुनिए इसीलिए बोला। नहीं, आपका टोन एंड टेनर में बड़ा थ्रेटनिंग अल्फाज थे। मैं अपने रब से डरता हूं, मेरी माँ से डरता हूं, मैं दुनिया में किससे नहीं डरता। आप मेरी बात को गलत लेगा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। छोड़ दीजिए, मेरे लिए क्या बेहतर होगा वो मैं जानता हूं और अल्लाह जानता है। ठीक है, चलिए उसे खत्म करते हैं ना। छोड़ दीजिए ना, सवाल का जवाब मेरे लिए क्या सर, मुझे आपकी जरूरत नहीं है प्लीज। मैं जो कहा हूं उस बात को और मुझे अदालत से पूरी उम्मीद है। साहब हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। असद साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर एक बार फिर। जी, आपकी आधी बात बहुत अच्छी लगी, आधी बात समझ में नहीं आई ओवैसी साहब। जब आपने ये कहा कि सब आतंकवादी हैं, सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर इसमें मजहब को भी आप ही ले आए। आपको वाकई लगता है कि मजहब के नाम पर बेइंसाफी हो रही है याकूब मेमन जैसे आदमी के साथ? सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात को समझाना चाह रहा हूं, जो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, जो आप लोग डेलिबरेटली नहीं दिखा रहे हैं। वो ये है कि मैंने याकूब मेमन को बेकसूर करार नहीं दिया। मैंने कहा याकूब मेमन पर मुकदमा चला, कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, इज्जत करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जो सवाल उठाया है, क्या बेन सिंह के कातिल को जो बचाया जा रहा है, क्या वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बचाया जा रहा, जबकि कोर्ट ने फैसला दिया उसको फांसी दो? क्या राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट ने फैसला दिया फांसी दो, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने उसको डीले किया, डेलिबरेट डीले किया? तो कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं है। बात हो रही है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, बात हो रही है कि नीयत में खोट है उन रूलिंग पार्टीज़ की जो बचा रहे हैं इन लोगों को। मैंने ये सवाल उठाया। और तीसरी बात यह है कि मेरा जो तकरीर के जो अल्फाज थे, मैंने अपने तकरीर में फर्स्ट पोस्ट एडिटर जनाब जगन्नाथ साहब के आर्टिकल का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने भी ये बात कही थी। चौथी बात यह है कि कल मिस्टर बी रामन का, जो हिंदुस्तान के रॉ के चीफ हैं, पाकिस्तानी डेस्क के इंचार्ज थे जी, और याकूब मेमन को लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो अपने आर्टिकल में कहते हैं उस दुनिया में नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे मायानाज सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहा है। वो कहते हैं कि याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या अब आप बी रामन साहब पे भी शक करेंगे? असउद्दीन ओवैसी से शक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इन बातों पर एक करके बात जो रॉ का हेड था, आपने बिल्कुल ठीक बात आप इंडियन एक्सप्रेस में उनका वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है। मेहरबानी तो पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है। ये नहीं कह रहा है कि याकूब मेमन, क्या आपने उस आर्टिकल में ये पढ़ा है ओवैसी साहब? बी रमन साहब ने ये भी लिखा है कि इसमें रत्ती भर शक नहीं है, रत्ती भर शक नहीं है कि याकूब मेमन और उसके परिवार का हाथ नहीं था तंबाकू में। सुने नहीं आ रहा है क्या मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हाँ। मैं आपके इत्तला के लिए फिर से दोहरा रहा हूं कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हमको मंजूर है। बिल्कुल। याकूब, क्या मैं कह याकूब मेमन मुलविस नहीं, मैं कह रहा हूं। हाँ, आप मानते हैं कि वो आतंकवादी है? लेटर आप पढ़े, आप मानते हैं कि वो आतंकवादी है? या बिल्कुल, याकूब मेमन का लेटर पढ़े आप, जो स्क्रॉल इन में छपा था ज्योति पुनवानी के आर्टिकल में। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप इस बात को मानते हैं ना कि याकूब मेमन ने बम धमाके किए, उसमें शामिल था, वो आतंकवादी है? इन्वॉल्वमेंट है याकूब। मैंने कब तो ये बात यहीं क्यों नहीं खत्म हो जाती असद साहब? ये बात यहीं क्यों नहीं खत्म हो जाती कि वो एक आतंकवादी है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए? अरे भाई साहब,
फिर बेअंत सिंह के कातिल को सजा क्यों, फांसी क्यों नहीं देते? बेअंत सिंह के मामले में जब वो सजा रोकी गई ना, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए। बाबरी मस्जिद को शहीद होकर 26-27 साल हो गए। जिन पर इल्जाम लगाया गया है, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है। और श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि ओरिजिनल सिन ये है बाबरी मस्जिद को तोड़ना, शहीद करना। क्या उन लोगों का क्लोजर नहीं होगा जो दिसंबर 92 में और 93? आप दोनों बातों को क्यों मिला रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप दो मुद्दों को क्यों मिला रहे हैं? जिनको मारा गया उनका क्लोजर नहीं होगा? आपकी बात यहां बिल्कुल, आप लोग सबसे बड़ी नाइंसाफी ये कर रहे हैं कि एक टेररिस्ट वाक़े को आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, बेअंत सिंह के कत्ल को कम दिखा रहे हैं। ये आपका बहुत बड़ा, ये आप असद साहब बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं ये बात कहकर। सब उस तारीख में जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, जब राजवाना को सजा नहीं दी गई, फांसी की तारीख तय होने के बाद, उस रोज के अगले दिन के अखबार आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं, उस तब के टीवी बुलेटिन आपने भी देखे होंगे, हमने भी किए हैं। एक आदमी मुझे बता दीजिए जिसने उसकी मजम्मत नहीं की थी, जिसने ये नहीं कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। तो हम भी ये हमने भी किया। उसको फांसी क्यों नहीं मिलती? फांसी क्यों नहीं मिलती फिर उसको? अगर तब गलत हुआ तो आज आप वही गलती करेंगे? आज आप वही गलती नहीं कर रहे हैं? फांसी क्यों नहीं मिलती? अरे भाई साहब, मैं क्या रोक रहा हूं? मैं क्या कोई रूलिंग पार्टी हूं? मैं क्या कोई असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया? मैंने कोई जाकर उस वक्त के वजीर आजम से भीख मांगी कि क्या राजोना को फांसी पर मत चढ़ाओ, लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा? असदुद्दीन ओवैसी इतनी रिसर्च से बोलते हैं, आपकी रिसर्च से ये चीज कैसे गायब हो गई असद साहब कि राजवाना का मामला अभी राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है मर्सी पिटीशन के तौर पर? क्या मर्सी पिटीशन के तौर पर? क्या पंजाब के असेंबली रेजोल्यूशन पास नहीं किया? क्या उसकी तरफदारी नहीं की? फिलहाल क्या रूलिंग पार्टी स्टेट की तरफदारी नहीं की उसकी? क्या याकूब मेमन, क्या आप ये क्यों नहीं बोलते कि क्यों तरफदारी की? क्या तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है उन 3 कातिलों को, राजीव गांधी के? अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप वही गलती क्यों दोहराना चाहते हैं? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर एक आतंकवादी का साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है तो असदुद्दीन ओवैसी वो क्यों करना चाहते हैं? सवाल कर रहा हूं मैं, मुल्क के सामने एक सवाल कर रहा हूं कि इंसाफ का तकाजा यह है कि सबको फांसी मिले, एक को नहीं सबको मिले, सबको दीजिए फांसी। आप सिर्फ इतनी बात कहें तो ये बात बहुत वाज़ेह मालूम पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है सुनकर, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप इसको जो रंग देते हैं, आप जानते हैं उससे कितनी कड़वाहट पैदा होती है? क्या करवाहट पैदा हो रही? बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, करवाहट पैदा नहीं हुई आपके दिल में? बंबई के रोडों पर नंगा नाच किया गया, करवाहट पैदा नहीं हुई आपके सीने में? तकलीफ पैदा नहीं हुई? बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, आप पे करवाहट पैदा नहीं हुई? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले 26 साल से आजाद घूम रहे हैं, आप में करवाहट पैदा नहीं होती? कर्नल पुरोहित, साध्विया प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद पर बेल मिल जाती है, करवाहट पैदा नहीं होती? सीने में तकलीफ नहीं होती? अभी कभी आप कहते हैं, असद साहब एक बात बताइए, या तो आप एक फैसला कर लीजिए कि आप अगर अदालती बात करेंगे तो अदालती बात होगी। ठेकेदार बने हुए हैं मीडिया में बैठकर, जब आप ये कहते हैं आप ही नेशनलिज्म को जानते हैं, आप हम पे लाख तोहमत लगा लीजिए तो कम्युनल हो गया। आप हम पे लाख तोहमत लगा लीजिए, आप पहले ये फैसला तो कीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं अदालत के फैसले के साथ हूं, मैं अदालत की बात मानता हूं, तो फिर आप अदालती बात मत लाइए बीच में। ये सारे मामले मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और कुछ खत्म भी हो गए। या तो अदालत की बात मानिए, ये कहिए कि अदालत भी बेइंसाफी करती है। आप मानते हैं क्या ऐसा? फिर अरे आप लोगों को एक वहम पैदा हो गया दिमागों में। अदालत ने फैसला दिया रजोना के बारे में फांसी क्यों नहीं देते, अदालत ने फैसला दिया राजीव गांधी का क्यों डिले किए, अदालत ने फैसला दिया कोडनानी बजरंगी के बारे में अपील क्यों नहीं करते, राजीव गांधी के तीनों हत्यारे, राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा सुप्रीम कोर्ट ने कम की है। असद साहब, राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा को उम्र कैद में तब्दील सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में? आधा सच क्यों बोलते आप? पूरा सच बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा कि हो रही आपको राजीव गांधी के कातिलों से। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं पूरी बात बताने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी मर्सी पिटीशन का फैसला होने में 11-13 साल लग गए, इसीलिए इनको उम्र कैद अब होनी चाहिए। आर्टिकल 74 पढ़िए। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट विल बी गाइडेड बाय द रूलिंग बाय द एमएचए। डिले किसने किया बताइए? क्या रूलिंग पार्टी से डिले नहीं किया? क्या उनकी गलती नहीं है? आप कोर्ट को क्यों दोष दे रहे आप? तो वही सियासत आप चाहते थे कि याकूब मेमन के साथ भी हो।
क्या सियासत? अगर सियासत नहीं है, मैं हक की बात कर रहा हूं। आप सियासत नहीं कर रहे, कर रहा हूं, आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सियासत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो वैसी साहब? हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। क्या चाहते हैं? मैं कोई गाने वाला नहीं हूं कि ऐसी बात करूं कि आपके कानों को सुकून मिले या आपके कलेजे को सुकून मिले। आप मुझे मैं ऐसी बात करूंगा जो आपको तकलीफ पहुंचेगी, हक है वो, आपका हक बोलना। आप कोई नहीं छीन रहा आपसे। गलत बात कह रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या आप ये चाहते थे कि बाकी मामलों की तरह जिनके उदाहरण आप दे रहे हैं उन्हीं की तरह याकूब मेमन का मामला भी राष्ट्रपति के पास, होम मिनिस्ट्री के पास मर्सी पिटीशन के तौर पर सालों साल लटकता रहे? उन 257 शहीदों के परिवारों को जो मारे गए, जो बेगुनाह थे, उनके परिवारों को कभी इंसाफ ना मिले, ये चाहते थे आप? ये मामला लटकता रहे अभी और 2 डिकेड और दशक और। यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ, यकीनन मिलना चाहिए इंसाफ। उनके साथ वो 900 लोग जो मारे गए बंबई में, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 92 लोग जो गुजरात में मारे गए, इंसाफ उनको मिलना चाहिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इंसाफ बेन सिंह के खानदान को मिलना चाहिए। इंसाफ मुल्क के वजीर आजम को मारने वालों को, जिनको राजीव गांधी से मोहब्बत थी, उनको भी इंसाफ चाहिए। आप सिर्फ 250 लोगों की बात, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। आपने अभी हवाले जितने भी दिए हैं असद साहब, मैं फिर वहीं ला रहा हूं आपको। अगर किसी गलती की वजह से, कुछ लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, मैं तो मान रहा हूं और कह रहा हूं, अगर किसी सियासी कमजोरी या लालच की वजह से गलत फैसले होते आए हैं तो आप चाहते हैं कि वो गलतियां दोहराई जाएं आगे भी। ये आपकी सियासत नहीं तो क्या है? अगर होती है ना, सुनिए सर, अगर कोई आदमी गलती करता है इंडिया टीवी में तो वो गुड फेथ में गलती करता है, उसको माफ कर देते। जो गलती डेलिबरेट करता है उसको आप नौकरी पर रखते हैं, उसको सैक करते आप। बताइए मुझे आप। जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए। गुड फेथ में अगर गलती होती है तो कोई समझ सकता है ये डेलिबरेट गलती है, आंख बंद करके गलती की जाती है, डिले किया जाता है डेलिबरेटली। स्टेट की रूलिंग पार्टी सपोर्ट करती है कातिलों को। बाबरी मस्जिद का मुकदमा 27 साल से चलता है, खत्म क्यों नहीं होता? आप असद साहब एक बात ये बताइए कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आहत इस बात से हैं कि बाकी इतने पुराने मामले चलते रहे, उनमें कभी सजाएं नहीं हुई, याकूब मेमन को क्यों सजा हो रही है? याकूब मेमन के गुनाह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको उसके अंदर ये नजर नहीं आया कि किस हद तक यह आदमी मुलव्विस था? आप बता सकते हैं कि याकूब मेमन के बारे में, उसके गुनाह के बारे में आपकी मालूमात है कि नहीं है? नहीं, आपके उतना तो मैं इल्म नहीं रखता, आपके उतना तो काबिल नहीं हूं, मैं जाहिल आदमी हूं मेरे भाई। आपके पास तो हर चीज़ है, मेरे पास थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो ये है कि कोर्ट ने फैसला किया। कोर्ट के फैसले में ये बात सामने आई, बी रामन साहब ने कहा कि हमने उसको लाया। मुझे ये मालूम कि 7 लोग मेमन खानदान के हिंदुस्तान को आते हैं तो बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तो नहीं आ सकते। अगर एक ललित मोदी लंदन से पुर्तगाल जाता है तो उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती। 7 खानदान के लोग अगर दुबई से हिंदुस्तान को आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं तो बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तो नहीं आए होंगे ना। इतना तो मुझे इल्म है, शायद हो सकता है कि आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा। नहीं, आप क्योंकि बार बार आपने अभी बहुत बार ये कहा ना कि अदालत का फैसला, तो हम मानते हैं तो अदालत का फैसला है और याकूब मेमन को ही सजा हुई ना। अदालत का 11 लोग थे ना सर, 11 मौत की सजा 11 लोगों के लिए मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक को दी है, एक को। सुनिए, बी रामन साहब ने अपने आर्टिकल में क्या कहा कि प्रोसिक्यूशन ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने नहीं रखे। किसकी गलती है ये? बी रामन साहब कह रहे हैं हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बड़ी मेहनत की सीबीआई और आईबी के ऑफिसर्स के साथ, अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उनको शाबाशी दी, ठीक, तुमने अच्छा काम किया। वो कह रहे हैं, तो आप ये कह दीजिए ना, उसकी अहमियत नहीं है आपकी नजर में। आप दो दलीलें मिक्स कर रहे हैं, आप ये कह दीजिए कि इसके साथ याकूब मेमन को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि इसका मुकदमा ठीक तरीके से नहीं लड़ा गया। ये एक बात है। जब आप कहते हैं याकूब मेमन को फांसी पहले इसलिए नहीं क्योंकि ये मुसलमान है, तो ये दूसरी अलग बात है सर। नहीं, मैंने दो अलग बातें कह रहे हैं। आप झूठ कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं और लोग समझते हैं इस बात को। मैंने याकूब मेमन के मामले को मुसलमान से नहीं जोड़ा। मैं तो कह रहा हूं कि जो दहशतगर्द है वो ये भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द है।
क्या आपकी तकरीर के अल्फाज अभी आप जो सबको आपके सुनने वालों को सुना है, क्या आपने नहीं सुना उसको? अफसोस हो रहा है मुझे। नहीं, मैंने आपका बयान अभी दुनिया को सुनाया ना, जिसमें आपने कहा, आपका बयान था ना, पब्लिक स्पीच थी सर वो। जब ये दहशतगर्द है तो वो भी दहशतगर्द है। उर्दू में दहशतगर्द के माने टेररिस्ट के होते हैं। अच्छा ठीक, मुझे पता है असद साहब आपको भी कहीं जाना है। मैं जाते जाते फिर आपसे एक सवाल बस इतना पूछना चाह रहा हूं। ये बात आप कह चुके हैं शो में एक बार, लेकिन ये सब लोग सुन लें, और आपके लिए मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि सब लोग आपके मुंह से इस बात को सुने। आपने जो भी कुछ बातें की हैं याकूब मेमन के बारे में, उस सब के साथ आप मानते हैं इस बात को कि वो एक आतंकी है? सर, आप जब इस तरह कहते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा, सर आप प्लीज मुझे डराइए मत। मैं किससे डरने वाला नहीं हूं सिवाय अल्लाह के। मैं नहीं डरता हूं सर किसी से। आप ऐसा मत कहिए मेरे लिए बेहतर। मेरे लिए क्या बेहतर होगा आपको कौन डरा सकता है वैसे साहब? मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कंफ्यूजन है, सुनिए, इसीलिए बोला। नहीं, आपका टोन एंड टेनर में बड़ा थ्रेटनिंग अल्फाज थे। मैं अपने रब से डरता हूं, मेरी माँ से डरता हूं, मैं दुनिया में किससे नहीं डरता। आप मेरी बात को गलत लेगा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। छोड़ दीजिए, मेरे लिए क्या बेहतर होगा वो मैं जानता हूं और अल्लाह जानता है। ठीक है, चलिए उसे खत्म करते हैं ना। छोड़ दीजिए ना, सवाल का जवाब मेरे लिए क्या सर, मुझे आपकी जरूरत नहीं है प्लीज। मैं जो कहा हूं उस बात को और मुझे अदालत से पूरी उम्मीद है। अगर किसी अपराध का कोई मजहब नहीं होता तो फिर किसी अपराधी का मजहब कैसे हो गया? यह ऐसा सवाल है जो मुंबई ब्लास्ट केस के अपराधी याकूब मेमन के मामले में गरमाया हुआ है, और इस सवाल की जड़ में है एमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने यह कहकर फांसी पर सवाल उठा दिए कि एक धर्म विशेष का होने की वजह से याकूब मेमन को टारगेट किया गया है। आखिर ओवैसी को आतंकी का मजहब क्यों दिखा? चढ़ गया मजहबी रंग। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। एक फांसी जिस पर सेकी जा रही है सियासी रोटियां। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। एक फांसी जिस पर झूल रहा है मजहबी फंदा। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। फांसी मुंबई के गुनहगार याकूब मेमन की, और सवाल उठाने वाले हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी। और जरा ओवैसी के इस भड़काऊ बयान की टाइमिंग तो देखिए। जब फांसी से बचने के याकूब के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जब याकूब को फांसी दिए जाने की तारीख भी तय हो चुकी है, तब ओवैसी ने चला है फांसी पर मजहबी कार्ड। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन बाद आज ओवैसी ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर माथे पर, लेकिन दूसरे दोषियों को भी फांसी हो। कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, इज्जत करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने जो सवाल उठाया है, क्या बेन सिंह के कातिल को जो बचाया जा रहा है, क्या वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बचाया जा रहा, जबकि कोर्ट ने फैसला दिया उसको फांसी दो? तो ओवैसी ने एक दिन बाद अपनी बात को आज दूसरे अंदाज में कहा। लेकिन एक आतंकी की पैरवी करने की ओवैसी की ये कोशिश बाकी दलों को बहुत नागवार गुजरी है। मेहरबानी करके आतंकवाद को धर्म और जात से मत जोड़िए। किसी ने अगर देश के खिलाफ साजिश रची है, देश के खिलाफ अपराध किया है और न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि ये अपराधी है, तो फिर उसकी कोई जात नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ अपराधी होना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है इस देश में कि साधुओं का विरोध और आतंकियों का पक्ष
यहाँ हर बात को वोट से तुष्टीकरण से देखा जाता है। अपराधी अपराधी होता है, न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। फांसी है वो तो अदालत ने किया है, उस पर बहस कैसे करोगे आप? लेकिन जो उनने बात कही है वो सुनने लायक है, उस पर एब्यूज नहीं करना चाहिए। एक आतंकी जो भारत में हुए एक बहुत ही घिनौने गुनाह में दोषी साबित हुआ, उसको सजा हुई, अब सजा को मुकम्मल किया जाना है, उसकी तामील की जानी है और उस पर यह विवाद है। हमारे साथ मुंबई से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को पता ही है कि क्या हंगामेबाजी और किस किस किस्म के बयान पिछले 2 रोज से सामने आ रहे हैं। अबू आज़मी साहब, लेकिन ये जो मजहबी रंग याकूब मेमन जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित एक आतंकी है, उसकी सजा के ऊपर चढ़ाया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस देश के कानून की हम इज्जत करते हैं, देश के संविधान का पूरा रिस्पेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला किया उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जो एजेंसियां मटेरियल देंगी, जो उसको पेश करेंगी, उसी पे फैसला होता है। आप मुझे बताइए कि मैं आपको बताऊं कि मालेगांव के अंदर ब्लास्ट हुआ था मस्जिद पे और 9 लोग पकड़े गए, 9 मुसलमान थे। ATS ने उनको जेल भेज दिया। बहुत चिल्लाया कि मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ है, मुसलमान कैसे करेगा? अगर मंदिर पे हुआ होता तो शायद मुसलमान करता, कोई खराब मुसलमान होता। और बहुत चिल्लाने के बाद CBI बिठाई गई। CBI ने कहा नहीं, यही लोग कसूरवार हैं। एजेंसियां 6 साल तक इन दोनों को, इन ATS और CBI दोनों 9 मुसलमान को जेल में डाल करके इनको कसूरवार और फांसी की सजा दिलाना चाहती थी। और अगरचा खुशकिस्मती से असीमा नंद का स्टेटमेंट नहीं आता, असीमा नंद जाकर कोर्ट में कह दिया कि ये भगवा ब्रिगेड ने किया है, तो यकीन जानिए कि इनकी भी फांसी होती, इनको भी सजा होती। तो 6 साल तक 9 लोग जेल में इस गलत तरीके से ATS की इंक्वायरी से और CBI की इंक्वायरी से जेल में पड़े रहे। इसी तरह से जब याकूब मेमन खुद सरेंडर कर रहा है, और मैंने पढ़ा स्टेटमेंट मिस्टर बी रमन का, जो रॉ के चीफ थे पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि इसने जितनी जानकारी दिया है शायद 40 साल तक, अगर चाहे हमारी एजेंसीज पाकिस्तान और ISI के बारे में मालूम करना चाहती नहीं करती थी जितना मदद इसने किया। सरेंडर किया इसने, तो सरेंडर करने वालों को गिरफ्तार क्यों दिखाया गया? इनके पास मटेरियल था फांसी की सजा। देखिए, ये बात उस इंटरव्यू में है आज़मी साहब, लेकिन ये बात तो बहुत लोगों ने दिखाना चाहिए था ना। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि उसी इंटरव्यू में इसी लाइन के साथ ये भी लिखा हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि याकूब मेमन मुंबई धमाकों की साजिश में शामिल था और वो गुनहगार है। ये भी तो लिखा है ना उसमें। भाई साहब, मैं बता दूं आपको, अभी एक हिमायत बेग को फांसी की सजा हुई है। आप बिल्कुल सच समझिए कि इन लोगों ने उदगीर में जाकर एक कमरे के अंदर दरवाजा खुलाकर, वहां पर एक बार खुलाकर अंदर सामान रखा, फिर बाहर निकले और कहा कि हम फिर दोबारा बेल मारेंगे। तुम आंख मीचते हुए, जैसे रात को 3 बजे तुम दोबारा खोलना, जैसे तुम पहली बार खोल रहे हो, और जब दरवाजा खोला तो उसमें RDX मिल गया, RDX रख दिया अंदर, और कहा कि अगर तुमने इस बयान को बदली किया तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी परिवार को मार डालेंगे जान से। देखिए, जांच एजेंसियों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगते हैं, कई मामलों में साबित भी हुए हैं कि वो उनकी तफ्तीश किसी एक चश्मे से, खास चश्मे से देखने के बाद की जाती है। ऐसे आरोप लगे हैं, मैं आपकी उस बात को नहीं झुठला रहा हूं, मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है याकूब मेमन के साथ भी यही हुआ? याकूब मेमन को गलत फंसाया गया? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं जिस तरह से उनके वकील का बयान सुन रहा हूं, जिस तरह से मैं खुद इस केस में था, मुझे मालूम था उसने सरेंडर किया हुआ है। एक आदमी अगर बहुत बड़ा गुनाहगार होता जो भाग रहा है यहां से, वैसे वक्त में एक आदमी यहां आ रहा है, खुद सरेंडर कर रहा है, 6 महीने के बच्ची को बुला रहा है, थोड़ा सा को रियायत करके उसको फांसी नहीं बल्कि उसको जो है उसको उम्र कैद देना चाहिए थी। दूसरी बात, आपको मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और 92-93 के राइट की वजह से उसके रिएक्शन में ये हुआ है, लेकिन आज तक 1000 लोग 92-93 के राइट में मारे गए। उस एक्शन पे आज तक कुछ कार्रवाई नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन उस बहस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम बहुत कहीं के कहीं निकल जाएंगे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है कि उसमें सजाएं नहीं हुई हैं, होनी चाहिए। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, अबू आज़मी ये कह रहे हैं कि अदालत फैसला तो उन सबूतों के बिना पर देगी जो कि जांच एजेंसियां रखती हैं। अब अगर जांच एजेंसी किसी को फंसाने पर तुली हो, जो उनको लगता है कि अक्सर होता है, तो अदालत तो फैसला वैसा ही सुनाएगी। सारी बातें अबू आसिम साहब ही कह रहे हैं। वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये जांच गलत है, और अगर फिर जांच को सही भी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सज़ाए मौत नहीं, उसकी जगह उम्र कैद हो जानी चाहिए, फिर दूसरों को भी होनी चाहिए। देखिए, इस मुल्क के अदलिये पर यकीन रखना चाहिए। अगर ये हो जाएगा, आप सरकारों पर यकीन नहीं रखते, पार्टी पर यकीन नहीं रखते, किसी से मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन पहली बार हो रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी मतभेद हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मुंबई के बम धमाके में हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए और याकूब मेनन दोनों के लिए जिम्मेदार है। याकूब मेनन ने, अगर आप कह रहे हैं सरेंडर किया या गिरफ्तार किया, लेकिन आप क्या ये कह सकते हैं वो जिम्मेदार नहीं है और गलत सजा हो रही है? ये नहीं, मैं अबू आसिम साहब कह रहे हैं कि उम्र कैद होनी चाहिए। सवाल जी मैं इसलिए मैंने सुना, मैं अपनी बात रख दूं, आप ज़रूर कहें कि इस मुल्क में हिंदुस्तान के मुसलमान जहां भी उनके साथ ज़्यादती कहीं सरकार के ज़रिए कहीं हो जाती है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मेरी गुजारिश अबू आसिम साहब से या ओवैसी साहब जैसे लोगों से है कि खुदा के वास्ते आप अदलिया पर उंगली मत उठा दीजिए जी, कम से कम एक घर छोड़ दीजिए। किसी पे तो भरोसा रखेंगे ना आजमी साहब, ये और ये है दलील नहीं शहबाज भाई, अगर आप कहेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया और हाई कोर्ट ने गलत किया तो क्या होगा? एजेंसियों पर उंगली उठाया है। नहीं तो आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि उंगली उठाया। मैंने कहा ना अदलिया में वहां देखने नहीं आता, आज एजेंसियां जो मटेरियल पेश करती हैं उसी पे फैसला होता है। किसके रिएक्शन में हुआ ये आपकी अपनी राय हो सकती है। आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरी राय नहीं है ये। नहीं शहबाज साहब, ये राय मेरी नहीं है, ये राय है जस्टिस श्री कृष्णा की। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आखिर ये घटना हुई ना, एक्शन और रिएक्शन से आप इत्तेफाक तो नहीं रखते होंगे इस मुल्क में। नहीं, मैं कहता हूं कि एक्शन पे रिएक्शन पे फैसला हो गया, अच्छी बात है। एक्शन पे फैसला करने मेरी ये मांग है। हथियार उठा लूं, इसकी इजाजत कहीं भी कोई सब समाज नहीं देता, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है जी। क्या इस्लामी नुक्ते नजर से भी कहेंगे कि अगर आजमी साहब किसी ने आपके साथ जुल्म किया हो तो जुल्म का बदला जुल्म है? अबू आजमी साहब, मुझे ब्रेक लेना है, इसके बाद अगर लेकिन आजमी साहब एक बात आपसे हम जो समझना चाहते हैं, हम केवल याकूब मेमन की बात कर रहे हैं, केवल याकूब मेमन की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या आपको यह महसूस होता है कि याकूब मेमन के साथ जांच एजेंसियों ने कोई जुल्म ज्यादती करी? याकूब मेमन को कम सजा होनी चाहिए थी, उसको सख्त से सख्त सजा जो मिली है वो गैर वाजिब है? मैं तो इतना सवाल आपसे जानना चाहता हूं। याकूब मेमन की फांसी पर तरह तरह के बयान, तरह तरह के विवाद उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। अबू आजमी जी, दो तरीके की बातें हो रही हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक बात जो आपने अभी कही कि कई बार जांच एजेंसियां अपने रुख में ऐसे सबूत पेश करती हैं खास रुख से जिससे कि किसी आदमी को फंसाया जाए। आपको ऐसा, आपका अपना अनुभव भी ऐसा है। आपको लगता है कि ये हुआ है याकूब मेमन के साथ? या दूसरी बात जो कि ओवैसी कह रहे हैं कि वो मुसलमान हैं इसीलिए उसको तो फांसी, लेकिन राजुमाना जैसे, राजीव गांधी के हत्यारों जैसे लोगों के बचाव में सरकारें खड़ी हो जाती हैं और विधानसभाओं में रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं। कौन सी बात ठीक है इसमें से? देखिए दोनों बात का जवाब दे रहा हूं। जब खालिस्तान में भुल्लर को फांसी हो गई तो आज तक उस फांसी पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है। जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेन सिंह के कातिल बलवंत सिंह को फांसी ना हो, वहाँ सरकारें खड़ी हो जा रही हैं, तो एक मुसलमान को फांसी हो रही है। अगर कोई आवाज़ उठाएगी ये फांसी नहीं हो, इसको जो है ये इसने सरेंडर किया है, इसको उम्र कैद दे दी जाए, तो फिर इतना बड़ा बाउंडर क्यों खड़ा किया जा रहा है? और फिर अगर कोई आपसे ये कहे, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अगर वो आतंकवादी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुका है कि वो आतंकवादी है, तो उसे फांसी हो रही है, तो उससे हमदर्दी क्यों है? किसी को भी हमदर्दी क्यों होनी चाहिए किसी आतंकवादी से? मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट में जो मटेरियल पेश किया गया, मैं ये कहूं कि उसने सरेंडर किया था। और मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मिस्टर बी रमन जो वहां चीफ थे रॉ के, उन्होंने कहा कि बस खत्म होने वाला है, इस पर जवाब शाहनवाज जी दे दें, उनको पहले भी कम मौका मिला। शाहनवाज जी। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अदलिया पर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दोनों का यकीन है और पूरी अदलिया में ये आज़ादी होती है कि आप अपने केस का जिरह कर सकते हैं। सरकार का पक्ष क्या कहता है ये नहीं है, जो विपक्ष का पक्ष है वो भी कई बार अपने तर्कों से बड़ी होता है। लेकिन इस मामले में साफ है, मुंबई जो दहला था और मुंबई में बहुत से लोग, मुंबई में सिर्फ इंसान ही जहाँ बेहक नहीं हुए थे, बल्कि मुंबई आर्थिक कैपिटल होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बड़ा हमला था वो। इसलिए नहीं मारे गए, वो अलग बात है। शाहनवाज जी, अबू आजमी साहब, माफी के साथ आप लोगों को मैं कहूंगा कि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं बिल्कुल और आगे बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया, इसलिए आप दोनों की बातें जरूर पहुंच गई, आपके तर्क जो थे वो दर्शकों तक पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया।